विधानसभा चुनाव का कहीं उनको एक भरोसा दिया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी का हवाला देकर उन्हें शांत कराने की कोशिश कर यहाँ पर बीजेपी उनके वोट बैंक का यहाँ पर फायदा उठाना चाहेगी। कहीं ना कहीं उन्होंने 2023 के चुनाव में भी उठाया और अब 24 में भी यहाँ पर एक हम देखेंगे कि उनका वोट बैंक बीजेपी नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। इसलिए अभी से ही तमाम राज्यों में अपने पुराने नेताओं को यहां पर मनाने की जद्दोजहद में भी देखी जा रही है। बात करें तो यहां पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें से 3 राज्यों को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था और उसके बाद नए चेहरों के साथ मुख्यमंत्री का ऐलान किया था। जिसके बाद देखा गया कि इन पुराने चेहरों का क्या होगा। क्या पुराने चेहरों को भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन कर देगी? क्या पुराने चेहरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ सकते हैं? क्या विधायकों के संग बगावत पर उतर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी करती हुई अब नजर नहीं आएगी। कहा जा रहा है कि इन पुराने चेहरों को भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकती है। जैसे कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीनों ही राज्यों में यहाँ पर लगभग 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा और ये कहा कि आप दोबारा से चुनाव लड़िए और जीत कर दिखाइए। और ऐसे कई सांसद भी मौजूद नजर आए जो विधानसभा का चुनाव जीते भी। अब इसी कवायद में राज्यसभा सांसदों को भी मैदान में उतारा जाएगा और 15 से 20 राज्यसभा सांसदों को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं कई दिग्गज नाम भी देखे जाते हैं, कई नामचीन नाम भी देखे जाते हैं, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम भी देखा जा रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी देखा जा रहा है, पीयूष गोयल का नाम भी देखा जा रहा है, हरदीप सिंह पुरी और इसी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी यहां पर बार बार सुर्खियों में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें कि ये कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, किस राज्य में उतार सकते हैं, तो वित्त मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण को चेन्नई से उतारने की बात की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा से, और वहीं पीयूष गोयल की बात करें तो महाराष्ट्र साउथ से या मेरठ से उतारने की बात यहां पर चल रही है। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो अमृतसर से उन्हें उतारा जा सकता है। तो वहीं सिंधिया की बात करें तो गुना और ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जा सकता है। तो क्या माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत यहां पर साफ तौर पर नजर आई थी, साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली थी, जिस वजह से अब बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा की अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें सौंपती हुई नजर आ रही है। ये तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारियां दी जाएंगी तो क्या बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे या इसे भी नजरअंदाज करते हुए देखे जा सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, दौलत और सिराज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सिराज आपसे रहेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी में जो सपना पूरा ना हो सका वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उतारा नहीं जाता है। और ऐसे में देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी मात्र 3 विधायकों को ही जगह सिंधिया की दी जाती है। तो ऐसे में देखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बगावत देखने को मिल सकती है। लेकिन अब इस कड़ी में लोकसभा का चुनाव भी जुड़ जाता है और लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा जा रहा है। क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सिंधिया से कहीं ना कहीं डरती हुई नजर आई, इसी वजह से ये जिम्मेदारियां अब उन्हें सौंपती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है, उसके बाद सिंधिया जो है अपने विधायकी जो दल है उसके साथ बीजेपी में मिल जाते हैं और फिर जो है बीजेपी की वापसी होती है, यानी यूँ कहें कि बीजेपी हार कर भी जीत लेती है। वही जो है कहीं न कहीं बीजेपी के ध्यान में ज़रूर होगा, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ वो आए थे बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए, अपने विधायकों का कहीं न कहीं विकास के लिए, जिस तरीके से उनके विधायक जो है बड़े पद पर बैठे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं और बीजेपी ने उनको कहीं न कहीं जगह नहीं दी। जितना उनको महत्व कांग्रेस में दिया जाता था, उतना महत्व उनको बीजेपी में नहीं दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे देखें विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक हैं, उनको कुछ ख़ास तवज्जो दी नहीं गई, तो बीजेपी के मन में यह डर हमेशा से ही रहेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही जिस पार्टी में थे उसमें छोड़ के आए हैं, तो यहाँ से फिर वापसी भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं यही वो वजह है कि अब लोकसभा चुनाव का कहीं उनको एक भरोसा दिया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में एक बड़ी ज़िम्मेदारी का हवाला देकर उन्हें
शांत कराने की कोशिश कर रही है? यहाँ पर दौलत जैसे कि कहा जा रहा है कि शांत कराने की कोशिश की जा रही है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है? हमने उनका बखूबी इस्तेमाल किया, उनके विधायकों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनकी वजह से कहीं न कहीं जीत हासिल होती हुई नज़र आई है। तो ऐसे में लोकसभा का चुनाव लड़ाने की बात इसलिए की जा रही है ताकि सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को ना छोड़ दें। कैसे इस तरीके को देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो देखा जाए कि जिस तरीके से यहाँ पर सिंधिया का ही ये फैसला था कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएँगे, वो बीजेपी में आए, उन्होंने बीजेपी की यहाँ पे सरकार बनाई। वहाँ शिवराज सिंह चौहान सीएम बन जाते हैं 2020 में। फिर 23 में कवायद चलती है कि उनको खड़ा किया जाएगा, या तो चुनाव लड़वाया जाएगा, या मंत्री कोई बड़ा बनाया जाएगा विधानसभा में, या फिर उनको सीधा सीएम पद के लिए लड़ाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने कहीं न कहीं वोट बैंक के चलते और कहीं न कहीं 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एक तरीके से आज़माने के लिए कि क्या अभी भी हम प्रधानमंत्री के चेहरे के दम पर विधानसभा, या फिर तैयारी एक तरीके से लोकसभा की वो करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतारा गया और एक लिटमस टेस्ट यहाँ पर उनके चेहरे का किया गया कि क्या अभी भी यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देते हैं कि नहीं। क्योंकि हमने देखा यहाँ पर 14 से 19-18 के बीच यहाँ पर कई सारे चुनाव यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए। साउथ रीजन तक भी ऐसा हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि लिटमस टेस्ट यहाँ पर पास करेंगे। और 24 में अब उन नेताओं को जो मौका नहीं मिला, यहाँ पर सिंधिया की बात करें, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वसुंधरा राजे, कई लोगों को अब यहाँ पर बड़ा मौका लोकसभा में बीजेपी देती हुई नजर आएगी, जिसमें सिंधिया अभी सबसे ज़्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा संभावना है कि उनको अब राज्यसभा से निकाल के अब बीजेपी उनको लोकसभा में लाएगी और उनको मध्य प्रदेश में आजमाएगी। देखिए, आजमाने वाली बात क्या कही जाए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको आजमाना एक वो बात हो जाएगी कि आप जो महाराज कहे जाते हैं मध्य प्रदेश में, उनको आजमाना ये थोड़ा छोटी बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपना वजन रखते हैं इस पूरे मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी उनके वोट बैंक का यहाँ पर फायदा उठाना चाहेगी। कहीं ना कहीं उन्होंने 2023 के चुनाव में भी उठाया और अब 24 में भी यहाँ पर एक हम देखेंगे कि उनका वोट बैंक बीजेपी अपनी तरफ लाएगी और सिंधिया को 24 से पहले मना लिया जाएगा। वैसे अभी रूठे तो वो अभी भी नहीं है, लेकिन लगातार अपने लोगों के लिए जगह मांग रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पर चीज़ें होती हैं पार्टी के बीच, तो वो पार्टी संभाल लेगी और 24 में बिल्कुल यहाँ पर उनके वोट बैंक का फायदा बीजेपी उठाएगी। ग्वालियर की बात करें तो ये सिंधिया का ही गढ़ माना जाता है। तो क्या अगर लोकसभा में अगर ग्वालियर से ही उतारा जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे? क्या सही भारतीय जनता पार्टी दाव खेल रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन गुना या ग्वालियर सीट से उतारने को लेकर? बिल्कुल, अगर वहाँ से प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया उतरते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे किसी नेता का चांस है, या तो फिर वहाँ पर कमलनाथ उतरेंगे या दिग्विजय सिंह, यानी जीतू पटवारी उतर सकते हैं, यानी कोई ऐसा चेहरा उतरेगा जो उनको बड़ी टक्कर दे सके। बाकी इन 3 चेहरों के अलावा या 2 चेहरों के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन ग्वालियर और गुना सीटों पर कोई ही शायद यहाँ पर जो है कांग्रेस का बड़ा नेता टक्कर दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वो यहाँ पर उतरते हैं तो साफ हो जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ जीत सिंधिया की होगी और साथ ही साथ उनके समर्थकों में बड़ी खुशी होगी कि यहाँ पर लोकसभा के लिए मनोनीत किया गया और उसके बाद यहाँ पर लोकसभा के बाद वो फिर दोबारा कोई ना कोई मंत्रालय संभालते नजर आएंगे। तो बिल्कुल 2024 में ये नाराजगी अब कहीं ना कहीं बीजेपी इनकी दूर करने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी मनाने की कवायद में दिल्ली बुलाया गया। जेपी नड्डा से मुलाकात शिवराज सिंह चौहान ने की और उसके बाद ये कहा गया कि दक्षिण भारत की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी जाएंगी। तो सिराज, जैसे कि माना जाए कि ये कहा गया था कि शिवराज सिंह चौहान को ही जिम्मेदारी दी जाएगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर जिम्मेदारियाँ नहीं सौंपी जाएंगी, लेकिन अब दोनों ही नेताओं को ये जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। तो ये एक दूसरे के विरुद्ध बेशक नजर आते थे क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री की रेस में थे। शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब इन्हीं दोनों चेहरों को उतार के भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाहती है कि इसके बदौलत लोकसभा का चुनाव यहाँ पर मध्य प्रदेश में जीतते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरीके से आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ये दोनों ही ऐसे नेता हैं। खासतौर पे शिवराज सिंह चौहान वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, उतना उनको बीजेपी ने भाव दिया नहीं। और बीजेपी ने जैसी देखा कि शिवराज सिंह चौहान की अलग अलग तरह की वीडियो आ रही है, जिस तरीके से महिला जो है उनको पकड़ के रोती हुई नजर आ रही है और युवा जो है वहाँ पे मामा मामा के नारे लगा रहे हैं, तो जो बीजेपी है उसको काफ़ी ज़्यादा इस बात का भय था। तो यही वो वजह है कि फिर सीधा जेपी नड्डा से मुलाकात होती है
और फिर बाद में सामने खुलकर आती हैं बातें कि जो शिवराज सिंह चौहान है उनको कहीं न कहीं दक्षिण भारत की चुनौती दी जाएगी। आपको यह समझना होगा कि उत्तर भारत में बीजेपी ने भले ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दक्षिण भारत बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौतियों से भरा रहा है। तो यही वो वजह है कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बढ़ी है, कहीं न कहीं अब उसको भुनाने का प्रयास जो है दक्षिण भारत में करेगी बीजेपी और आने वाले समय में यह देखना बहुत ही एक कह सकते हैं कि देखने वाली बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान कैसे उत्तर भारत में दक्षिण भारत में जो बीजेपी को एक साकार रास्ते पर ले जाते हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश से ना सही लेकिन दक्षिण भारत में उतारा जाएगा। लोकसभा चुनाव यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी लड़ सकती हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान दक्षिण भारत में तो देखा जाए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमाम राज्य यहाँ पर आते हैं और वहीं यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को भी उतारा गया है। और वायनाड की बात करें तो राहुल गांधी वहाँ पर कई बार उनका गढ़ ही माना जाता है, जैसे कि कई बार वो कर्नाटक में भी गए हैं। तो क्या माना जाए, शिवराज सिंह चौहान और प्रियंका गांधी वाड्रा इन दोनों के बीच में एक बड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है? जी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं दोनों ही बड़े एक नेता हैं। ख़ास तौर पे हम बात करें प्रियंका गांधी की तो कहीं न कहीं गांधी परिवार की एक कह सकते हैं भविष्य है और साफ़ तौर पर उन्हें देखा गया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम किया, हालाँकि उनका जो काम है वो उसका प्रभाव नहीं पड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति पे और कांग्रेस जो है पूरी तरीके से परिणाम लाने में नाकाम रही। और बात करें अब उन्होंने नारा दिया था बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, वो भी नारा काम नहीं आया। तो अब ज दक्षिण भारत में देखते हैं कांग्रेस क्या कमाल करती है। हालाँकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से गुज़रा, उसके बाद कर्नाटक में जीत मिली और कहीं न कहीं यह भी आशंका जताई जा रही है कि तेलंगाना में भी भारत जोड़ो यात्रा का ही प्रभाव है। हालाँकि रेवंत रेड्डी जो है वहाँ पे उनका अच्छा खासा प्रभाव वहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन अब आने वाली बात होगी, आने वाले समय में यह देखना ज़रूरी होगा कि शिवराज सिंह चौहान किस रणनीति के हिसाब से वहाँ पे अपनी योजना बनाते हैं और किस तरीके से पार्टी का प्रचार-प्रसार करते हैं और प्रियंका गांधी आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी को चुनौती देती हुई नज़र आएँगी। भारत जोड़ो यात्रा की बात की गई तो जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत मध्य प्रदेश में पहुंचे थे तो वहां भी भव्य तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत भी किया गया था। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो हमेशा से चाहती है कि उन नाराज नेताओं को वो मना पाए, वापस अपनी पार्टी में यहाँ पर लेकर आ जाए। लेकिन वो जद्दोजहद में वो कामयाब हासिल नहीं हो पाती हैं, कामयाबी हासिल नहीं कर पाती हैं, जिसके बाद देखा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं वो वापस मुड़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं देखते हैं। लेकिन क्या इस बार देखा जा सकता है, क्योंकि विधायकों की कमी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारने की बात तो की जा रही है, लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई नजर आती है? दौलत भी यहाँ पर इस सवाल का जवाब देंगे। दौलत, जैसे कि यहाँ पर बात की जाए, एक तरफ भारत न्याय यात्रा मध्य प्रदेश भी जाएगी और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कदम हो सकता है, इसको लेकर आपके क्या मायने हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहती है उनके नाराज नेता वापस उनकी पार्टी में आ जाए। देखिए, कदम वही रहेगा जो भारत जोड़ो यात्रा के समय रहा था कि कुछ भी रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया। यहाँ पर कुछ भी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में वो बात भी करते हुए नज़र नहीं आए, यानी नज़रअंदाज वो पूरी कांग्रेस पार्टी को, साथ ही साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबको यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चुनाव हुए थे 2023 के, उसमें भी कई पलटवार सिंधिया के ऊपर हुए, लेकिन सिंधिया उतनी आक्रामकता से जवाब देते हुए नज़र नहीं आए। देखिए, हमने देखा कि चुनाव से पहले कई सारे विधायकों ने यहाँ पर फिर दोबारा अपना पासा पलट लिया, फिर वो वापस यहाँ पर बीजेपी से कांग्रेस में चले गए। उस समय ये अटकलें लग रही थी कि क्या सिंधिया भी वापस कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस तो इंतजार में बैठी है कि कोई मजबूत नेता उनके पास आए तो यहाँ पर चीजें चलें, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मजबूत नेता बस अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इतनी मजबूती शायद वो भारत जोड़ो यात्रा से नहीं मिली। एक दो राज्य जीतना और लोकसभा का चुनाव जीतना बहुत यहाँ पर बड़े फर्क की और बहुत बड़ी बात है। और भारत न्याय यात्रा जिस तरीके से आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो यहाँ कांग्रेस से राहुल गांधी खुद न्याय करें कि क्या वो यात्रा से लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे। सबसे पहले प्रश्न उनको अपने आप से करना चाहिए कि यात्राएं कितना बेनिफिट यहाँ पर देंगी। कुछ राज्य जीतने से कोई फायदा नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव आपको जीतना है, उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनानी होगी और अपने नाराज नेताओं के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप उनको नाराज करने का कोई मौका ही ना दें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि देखा जाए कि अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नाराज नेताओं को मनाने के लिए लोकसभा में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या ये दोनों ही पार्टियां जो एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं, लोकसभा चुनाव में कौन पार्टी यहाँ पर करिश्मा करती हुई नजर आती है, कौन सी पार्टी जीतती है, क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं क्या कुछ आपकी राय है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।